अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल की सियासत को दफन कर दिया है। पीपल्स पार्टी की फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी का जो सिंध में जरदारी सिस्टम है उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें सामने आ रही थी कि हमारे रियासती इदारे चाहते हैं कि 28वीं तरमीम की जाए और उसमें बड़ी तब्दीलियां की जाए। सिंध के अंदर जो लूटमार की जा रही थी एनएफसी अवार्ड की मद में, जो सिंध को हिस्सा दिया जाता था वो सिंध पर लगता नहीं था, कराची पर लगता नहीं था, लिहाजा अब उसका हिसाब मांगा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने वक्त के साथ ऐवान सदर पहुंचे हैं। वहां आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई और जो शख्सियात इस मुलाकात में शामिल है इससे साफ पता लग रहा है कि जो 28वीं तरमीम की बातें हो रही थी अब वो अगले चंद दिनों में ऐवान में आ सकती है, उसको मंजूर करवाया जा सकता है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी अब भी 28वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। वो 8 जून तक का वक्त चाहते हैं कि बजट इजलास शुरू हो और इस मामले को तूल दे दिया जाए, यानी इसको मुलतवी कर दिया जाए। ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई है उनमें जो शख्सियात शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे हुए हैं। जो शहबाज शरीफ साहब है उनके साथ वफ्द में जो लोग शामिल हैं उनमें इसहाक डार साहब जो कि नाइब वजीर आजम है, वजीर खारजा है। उनके साथ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का होना बहुत अहम है, क्योंकि ऐवान में जब ये पेश होगी तरमीम अयाज सादिक साहब का मरकजी किरदार होगा। उनके साथ वजीर कानून आजम नजीर तारर मौजूद है जो कि कानूनी पेचीदगियों को देखेंगे। और आसिफ अली जरदारी की साइड पे अगर देखें तो मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब जो कि बड़े घर के कहा जाता है कि उनके तर्जुमान है, या वहां से जो मामलात होते हैं वो ऐवान सदर तक पहुंचा देते हैं, जो कि जनरल आसिम मुनीर के मंसूबे होते हैं। जो सदर जरदारी हैं उनको अपना, मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते हैं। उनके साथ सलीम मांडीवाला है और उनके साथ जो डॉक्टर आसिम हुसैन है वो मौजूद है। अब ऐवान सदर में ये मुलाकात इस वक्त पे होना ये इंडिकेशन दे रही है कि 28वीं तरमीम आई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी की फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं और ये फाइलें नैब ने खुलना शुरू कर दी हैं। नैब से जो खबरें आ रही हैं, बाकायदा सिंध का जो लैंड डिपार्टमेंट है वहां पर नैब की टीम ने छापा मारा है और 3000 के करीब जो फाइलें हैं, जाली प्लॉट जो अलॉट किए गए थे, उन मुकदमात में फाइलें नैब ने अपने कब्जे में ले ली है। अब खबरें ये आ रही हैं कि जो नैब 2022 में तरमीम की गई थी, अब नैब चाहता है, उसने सिफारिशात दे दी हैं कि जो लूट मार का पैसा बचाने के लिए इन हुक्मरानों ने तरमीम की थी उन तरमीम को वापस लिया जाए। फिर एक तरमीम यह भी की गई थी नैब के अंदर कि जहां का मुकदमा होगा वही मुकदमा चलेगा। मसलन जो आसिफ अली जरदारी, फलियाल तालपुर और दीगर लोगों के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे थे जाली अकाउंट केस के, वो ये फैसला हुआ था कि अगर सिंध का मुकदमा है यानी सिंध नैब का है तो वो रावलपिंडी में नहीं चल सकता, लिहाजा वो तमाम मुकदमात जो रावलपिंडी में चल रहे थे उनको सिंध मुंतकिल कर दिया गया था। अब नैब ये बात सोच रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नैब हेडक्वार्टर में एक सेल बनाया जाएगा, वो मेगा करप्शन स्कैंडल जो है उनकी वो फाइलें तैयार करेगा और फिर जो तहकीकात होंगी वो रावलपिंडी में होंगी, वो इस्लामाबाद के अंदर होंगी। अब जो बड़ी फाइल खोली गई है नैब की जानिब से, उस फाइल में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। 2002 में लियारी एक्सप्रेसवे एक मंसूबा शुरू किया गया था और लियारी एक्सप्रेसवे जब मंसूबा शुरू किया गया तो उस मंसूबे की जद में कई आबादियां आ रही थी। उन आबादियों को रीसेटल किया गया था, उनको कहा गया था आपको जमीन दी जाएगी, आपको प्लॉट दिया जाएगा, और उसके लिए एक मंसूबा लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस मद में हजारों कैनाल जो जमीन थी वो मुख्तस की गई थी, वहां पर अस्पताल बनने थे, स्कूल बनने थे, पार्क्स बनने थे। लेकिन हुआ ये कि चाइना कटिंग करके जो सिंध के अंदर जरदारी माफिया है, जरदारी सिस्टम है, उसने क्या किया कि चाइना कटिंग की और ये जो जमीनें थी वो औने पौने दामों अपने अजीजों को या फिर आम लोगों को फरोख कर दी, उनको बेच दी। अब 3000 के करीब बताया जा रहा है कि लैंड के जो लैंड डिपार्टमेंट है सिंध का, वहां से नैब ने अपनी तहवील में फाइलें ली हैं और उन फाइलों को खोल दिया गया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन 6 के करीब इसमें मुलव्विस जो लोग थे उनको PNIL पे डाल दिया गया है, यानी वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। 8 अरब रुपए का ये स्कैंडल बताया जा रहा है कि जो कह लीजिए इसकी कुल लागत, कुल मालियत है। ये वन ऑफ द स्कैंडल है। अब 2022 में जो तरमीम की गई थी उन तरमीम के बाद जो नैब था वो 50 करोड़ से नीचे का केस नहीं ले सकता था, उसकी तहकीकात नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो जो 50 करोड़ की लिमिटेशन थी उस हवाले से भी बताया जा रहा है कि उसको भी अब जो है वो कम कर दिया जाएगा, यानी उससे कम भी जो केस होगा वो नैब उनकी तहकीकात कर सकेगा। तो बजाहिर ये लग रहा है कि जो जरदारी सिस्टम के खिलाफ
घेरा तंग किया जा रहा था। कराची के हवाले से, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कराची पे जो अरबों रुपए लगने थे उनके हवाले से जो सवालात हो रहे थे, अब दोस्तों वो फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। कराची के अंदर जो मंसूबे सिंध हुकूमत ने शुरू किए थे, अब उन पर सवालात उठ रहे हैं कि अरबों रुपए के बाकायदा कर्ज लेके वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेके ये मंसूबे शुरू किए गए थे, तो उन मंसूबों की तकमील में इतनी ताखीर क्यों हुई, उसकी लागत को इतना क्यों बढ़ाया गया, कौन कौन से वो ठेकेदार हैं जिन्होंने अरबों रुपए अपनी जेब में डाले और अरबों रुपए अपने ऊपर जो सिंध सरकार है वहां पर वो पहुंचाए। अब ये सवालात होना शुरू हो गए हैं। बाकायदा जो 28वीं तरमीम है उसके हवाले से जो सिंध हुकूमत या जरदारी सिस्टम है वो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। तो उनसे सवाल ये किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 18 सालों में एनएफसी की मद में, जब से 18वीं तरमीम हुई है, एनएफसी की मद में 2010 के बाद जो सिंध हुकूमत को पैसा दिया गया वो पैसा कहां लगा है। 2008 के बाद से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बरजमान है, यहां पर वो हुकूमत कर रही है, 18 साल होने को है सिंध हुकूमत को, तो वो जो पैसा एनएफसी की मद में, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने एक चाल चलते हुए 2010 में 18वीं तरमीम की और तमाम जितने भी विफाक के पास इख्तियारात थे, माली वसाइल थे, वो सूबों को मुंतकिल कर दिए। जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने अवाम को यह बताया था कि हम विफाक से इख्तियार लेके सूबों को मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर जो डेवलपमेंट होनी थी वो डेवलपमेंट नहीं नजर आई। लिहाजा अब सिंध से ये पूछा जा रहा है, पीपल्स पार्टी से खास तौर पे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड में जो शेयर है सिंध का उसको कम ना किया जाए, तो फिर जो शेयर आपको दिया जा रहा था वो शेयर लगा कहां है, वो कहां लगा है, मैं आपको बता देता हूं। पंजाब जो है, अब देखिए पंजाब में जो मंसूबे लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें डेवलपमेंट हुई हैं, बाकायदा मेट्रो ट्रेन्स, मेट्रो बसेस वहां पे चल रही हैं, वो तमाम मंसूबे नजर आ रहे हैं। और जो शुरू में मैंने आपको कहा कि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल की सियासत को दफन कर दिया है, वो इस तरह दफन कर दिया है कि बिलावल भुट्टो अगर अपने आप को वजीर आजम का कैंडिडेट फ्लोट करता है, अगले इंतखाबात में वो कहता है कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए, तो सिंध के अवाम ये सवाल करेंगे, पाकिस्तान के अवाम तो बाद में है, यानी दीगर जो सूबों के अवाम है वो तो बाद में सवाल करेंगे, पहले सिंध के अवाम बिलावल भुट्टो से ये सवाल करेंगे कि बताइए कि आपने सिंध की अवाम की जो जिंदगियां हैं उनको आसान बनाने के लिए क्या कुछ किया है, क्या इकदाम किए हैं। रोटी कपड़ा मकान का जो नारा सिंध हुकूमत लगाती है, पीपल्स पार्टी लगाती है, कितने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दिया है, यानी ये तीनों चीजें जो पीपल्स पार्टी का नारा है ये तीनों लोगों से ली गई हैं, जो उनके पास थी वो भी उनसे ले ली गई हैं, और जो पीपल्स पार्टी है वो ये नारा लगाती है। अब जो मरीम नवाज साहिबा है, देखिए पंजाब का उनको सीएम बनाया, जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने वहां पर वो कारकर्दगी दिखा रही हैं, वो अपने आप को बतौर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जब फ्लोट करेंगी, अवाम में जाएंगी, तकरीरें करेंगी, और पीएमएलएन अगर मरीम नवाज को अगला पीएम का कैंडिडेट के तौर पे सामने लाती है तो उनके पास परफॉर्मेंस बताने के लिए होगी। आसिफ अली जरदारी को चाहिए तो ये था कि बिलावल भुट्टो को सिंध का वो वजीर आला लगाते, सिंध में डेवलपमेंट करते, सिंध में जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करते, कराची जो है वो उसको एक मॉडल सिटी बनाते। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि ये कहता है कि कराची का मुकाबला या हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं है, या हमारा मुकाबला किसी शहर से नहीं है। बिलावल की ये मिसाल होती है कि हमारा मुकाबला यानी कराची का मुकाबला लाहौर से नहीं है। तो दोस्तों जो कराची के अंदर हो रहा है, बिलावल ये ठीक कह रहा है कि कराची का मुकाबला किसी बैनुल अक़वामी मुल्क से हो सकता है, बैनुल अक़वामी शहर से हो सकता है, क्योंकि कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, वहां की सड़कों पे जो मनाजिर हैं, जिस तरह रात को वहां पे बदकारी की जा रही है, वहां पे फाहिशी फैलाई जा रही है, सड़कों पे आप जाइए, सड़कों पे आपको खवातीन नजर आएंगी, ख्वाजा सरा नजर आएंगे, जो कि वहां बदफेली और बदकारी फैला रहे हैं। तो वहां पर पुलिस, सिंध की जो पुलिस है वो खामोश है, उसने सरफे नजर किया हुआ है। मुझे लगता है कि शायद सिंध की पुलिस को ये लगता होगा कि बिलावल ने कहा है कि कराची का मुकाबला बैनुल अक़वामी शहर न्यूयॉर्क से है, या जो कह लीजिए कि थाईलैंड है वहां से है। वो सारे मनाजिर आपको कराची के गुलशन इकबाल के इलाके में नजर आ रहे हैं। ये जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद है उसके बाहर के जो मनाजिर हैं, सड़क है, वहां के मनाजिर नजर आ रहे हैं, जो कुछ वहां की सड़कों पे हो रहा है, जिस तरह की फाशी वहां पे फैलाई जा रही है। तो बिलावल ने सही कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सड़कों के हवाले से, पुलों के हवाले से, अंडरपासेस के हवाले से कराची का मुकाबला किसी शहर से नहीं है, किसी मुल्क से नहीं है। हाँ, अगर सिंध का और कराची का मुकाबला है तो वो इन चीजों से है जो कि मनाजिर आपने देखे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, सिंध के अंदर
अगर आपको 150 किलोमीटर की सड़क बनानी है, 150 किलोमीटर की अगर सिंध हुकूमत फैसला करती है, जो कि मंसूबों में है, सड़क बनानी है, तो 535 साल सिंध हुकूमत को लग जाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत लग जाएंगे, जो ये 150 किलोमीटर की सड़क ये सिंध हुकूमत पूरी करेगी। अगर सिंध में अगर आप देखिए, सिंध हुकूमत ने तकरीबन जो 14 सालों में 3.9 किलोमीटर की जो सड़क है वो तामीर की है, जो कि ऑरेंज लाइन की है, वो भी मुकम्मल नहीं कर सके हैं। इस अरसे में जो लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान है, 68 किलोमीटर की 3 बीआरटी जो है वो पंजाब हुकूमत बना चुकी है। फिर साथ साथ 2020 में 27 किलोमीटर की जो ऑरेंज लाइन की ट्रेन थी वो पंजाब में चल चुकी है। फिर फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर में 78 किलोमीटर के जो मंसूबे हैं, या तो वो जेरे तामीर है या फिर उनके मंसूबे फाइलों में है। फिर साथ साथ केपी हुकूमत में बड़ी तनकीद होती थी कि वहां पे जो पेशावर मेट्रो है वो एक अजूबा बन चुकी है, लेकिन उन्होंने वो तकरीबन 27 किलोमीटर की जो पेशावर बीआरटी थी उसको मुकम्मल कर लिया 2017 से 2020 में। और जो सिंध हुकूमत थी दोस्तों, वो ना रेड लाइन पूरी कर सकी, ना येलो लाइन पूरी कर सकी, ना ऑरेंज लाइन पूरी कर सकी, और अगर उसने पूरा किया है तो सिर्फ और सिर्फ माल बनाने में अपना रिकॉर्ड पूरा किया है। सिंध हुकूमत की जो रेड लाइन और येलो लाइन है उस पे काम शुरू किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लिए गए, कर्जा लिया गया। तकरीबन 43.4 किलोमीटर की ये पूरी ट्रेल थी, तकरीबन रेड लाइन और येलो लाइन की, इसको मुकम्मल होना था, मुकम्मल नहीं हो सकी। लाहौर मुल्तान जो कह लीजिए कि उस पर लागत आई है, लाहौर मुल्तान की जो मेट्रो कह लीजिए बीआरटी है, उस पर जो लागत आई है उस पे 1.6 किलोमीटर यानी फी किलोमीटर 1.6 अरब रुपए लागत आई है, जबकि पेशावर की बीआरटी पे 2.5 अरब रुपए फी किलोमीटर। कराची की ग्रीन लाइन जो कि विफाक के ताउन से बनाई गई थी उस पर 1.7 अरब रुपए की लागत आई है, जबकि रेड लाइन की लागत जो कि सिंध हुकूमत ने मंसूबा शुरू किया था, और सिंध हुकूमत जिस मंसूबे पे हाथ डाल देना दोस्तों, और खासतौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस मंसूबे पे हाथ डाल दे, आप सोचिए वो बदशुगनी का शिकार हो गया है। रेड लाइन इन्होंने शुरू की, 3.8 अरब रुपए फी किलोमीटर की लागत चली गई। फिर इन्होंने येलो लाइन शुरू की, उसकी 8.5 अरब रुपए लागत चली गई और वो मुकम्मल ना हो सकी। सिंध हुकूमत तकरीबन गुज़िश्ता 14-18 सालों में 0.2 किलोमीटर की जो सड़क है वो फी साल यानी हर साल तकरीबन 0.2 किलोमीटर की सड़क सिंध हुकूमत बना सकी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना सकी है। इस तरह अगर ये मामला आगे चलेगा तो तकरीबन 150 किलोमीटर की जो सड़क है वो सिंध हुकूमत 535 सालों में मुकम्मल करेगी। ये यूनुस डागा साहब हैं, उन्होंने डॉन अखबार में कॉलम लिखा, उसके हकाइक मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप क्या समझते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से? नीचे कमेंट कीजिए। क्या आपको लगता है कि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो की जो सियासत है उसको शुरू होने से पहले ही दफन कर दिया है? कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।